लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और यूपी में इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। लेकिन इस बीच यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नेताओं को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स पर हर पार्टी की नजर रहती है। खास तौर पर बीएसपी को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन बीते 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है और उसका बड़ा वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथ से छुटकते देखा जा रहा है। इस बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। आरएसएस और भाजपा की शुरू से जो मंशा रही है वो संविधान के बड़े समर्थन में नहीं रही, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना, आप आरक्षण वो कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ शिक्षा मंत्री को, उसको बचा दिया। और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी, तो इसका मतलब आप अधिकारियों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हो। इसलिए संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे, तो ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में विश्वास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा रहे थे। और आपके नेता भाषण दे रहे हैं, कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है, जनता चुनाव लड़ रही है और जहाँ जीतेगी वहाँ जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीता। जितना मैंडेट उनको जनता ने देना था दे दिया। वो जब नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। उसके बाद क्या हुआ? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या सीवर में जो सफाई कर्मचारी मरते हैं क्या मरने बंद हो गए? क्या पुरानी पेंशन लागू होगी? क्या हुआ? ठेकेदारी खत्म होगी? क्या अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना दी आपने? तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता एक समय तक चीजों को सुनती है, उसके बाद जनता उससे ठगी सी जाती है। इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना आरक्षित सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी है। यह जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। हमें मान किया, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदारी से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला कर रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है। बीएसपी 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गई। 2014 के बाद 2024 में भी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका। यहाँ तक कि जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को भी झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया। यह समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में से बड़े वोट बैंक का बीएसपी से मोहभंग देखा गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा। नतीजों के बाद अब बीएसपी को भी यह समझ में आ रहा है कि उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और पार्टी 2014 की स्थिति में आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स की दूरी बनाने के कई कारण हैं। एक कारण यह भी कि बीएसपी लंबे समय से सत्ता से दूर है और मायावती खुद फील्ड में सक्रिय नहीं दिखती। 2019 में बीएसपी का वोट शेयर 19.43% था, लेकिन अब सिर्फ 9.35% ही रह गया। इन नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दलितों में नई चेतना के उभार के तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल बीएसपी के कमजोर होने की रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और नंबर 2 के नेता भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे आगे रहने वाली बीएसपी नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। दलित वोट बैंक में संदेश गया कि वाकई अब मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई है। वोटर्स को यह भी एहसास हो गया कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पा रही। यही कारण है कि बीएसपी के कमजोर होने की स्थिति में चंद्रशेखर दलित युवाओं के लिए एक नए विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन भले ही 2019 में 39 सीट से घटकर 30 सीट पर रह गया हो, लेकिन इस सब के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान इस चुनाव में 5 में से 5 सीट जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन करने वाले इकलौते नेता बनकर उभरे हैं। जिसका नाम सिंबल छीन लिया गया, पर उसके बावजूद गठबंधन ने और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास रखा और विश्वास रखकर हम लोगों को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि एक नए नाम और एक नए सिंबल की पार्टी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना विश्वास जताया और 5 सीट हम लोग लड़े और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी आज भारत की संसद के सदस्य हैं। मेरी जो सुबह मुलाकात थी, मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र, रिश्ते, तजुर्बे हर लिहाज में मुझसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी 5 सांसद हम लोग गए थे, उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। उन्होंने बधाई दी हम लोग को 5 की 5 सीटें जीतने पर। उन्होंने इसको एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए हम 5 को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बधाई दी। 4 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख के पार। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी में चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीट पर जीत हासिल की है। हाजीपुर में जहां चिराग पासवान ने राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम को 1,70,105 वोट के अंतर से हराया, वहीं जमुई में अरुण भारती ने आरजेडी प्रत्याशी अर्चना कुमारी को 1,12,482 वोट के अंतर से चुनावी शिकस्त दी। इसी तरह समस्तीपुर में शांभवी चौधरी ने कांग्रेस से प्रत्याशी सनी हजारी को 1,87,251 वोट के अंतर से हराया। वहीं खगड़िया में राजेश वर्मा ने सीपीआईएम प्रत्याशी संजय कुमार को 1,61,131 मतों के अंतर से हरा दिया। वैशाली में बीना देवी ने आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को 89,634 वोट के अंतर से हरा दिया। जमुई से अरुण भारती जी हैं, बीना जी हैं, वैशाली से शांभवी जी हैं। तो सबसे कम उम्र की सांसद समस्तीपुर से मौजूद यहाँ पर राजेश हैं, खगड़िया से। ये तमाम वो चेहरे हैं जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। जब मैंने प्रत्याशियों का चयन किया और इन 500 सीटों पर जब टिकट बांटे गए, तो इसमें विशेषता इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा चेहरों को मौका मिले। आप शांभवी को देख लें, आप राजेश को देख लें, आप अरुण जी को देख लें, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार संसद जाएंगे और ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। चिराग ने किया साफ, एनडीए पूरी तरह एकजुट। वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान के पास जो 6% दलित और पासवान वोट बैंक था, वह इस चुनाव में भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। और इन चुनाव में चिराग की पार्टी को 6.47% वोट शेयर हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। हम जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। मेरे लिए ये हर्ष की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति जानते हैं।
ऐसे में मेरे लिए आज की तारीख में हर्ष की बात यह है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में उनके साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये पूर्णतः विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का ही है। मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार बनाने को लेकर या सरकार को लेकर कहीं कोई संशय किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द शपथ लेने जा रहे हैं और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जनादेश एनडीए को मिला है। विपक्ष जरूर प्रयास कर रहा है उसमें सेंधमारी, ये वही विपक्ष है जिनके लिए विचारधाराएं सिद्धांत मायने नहीं रखते, पर ये जनादेश आज मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के कैडर समर्थक के वोटों से जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कैडर से जीते हुए हैं। मेरे जितने उम्मीदवार हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की पार्टी के कैडर का, भारतीय जनता पार्टी के कैडर का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों के तमाम प्रत्याशी एनडीए के सपोर्ट से हम लोग जीते हैं। ऐसे में जनादेश के साथ कोई भी एनडीए का घटक कतई नाइंसाफी नहीं करेगा। एनडीए के लिए जनादेश था, एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए चिराग जी, आपने कहा मोदी जी के हनुमान है, इस सरकार में मोदी जी के हनुमान की भूमिका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता क्या भूमिका रहेगी, बट हाँ, सरकार के साथ मजबूती से मैं, मेरे तमाम सांसद इस सरकार के साथ। भरोसा है नीतीश जी फिर नहीं पलटेंगे? भरोसा है नीतीश जी फिर नहीं पलटेंगे? भरोसा है? पूरा भरोसा है। बिहार में सबसे बढ़िया प्रदर्शन। दरअसल 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई थी और चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के 4 सांसदों को लेकर तोड़कर नई पार्टी बना ली थी। मगर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पशुपति पारस को तरजीह न देते हुए चिराग पासवान को 5 सीट का शेयर दिया था और इस बार चुनावी नतीजों में चिराग 100 आउट ऑफ 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले नेता बन गए हैं। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का असर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी समेत एनडीए का प्रदर्शन उम्मीद से काफी नीचे चला गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। बीजेपी इनमें से सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि पार्टी ने कुल 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। डिप्टी सीएम का पद छोड़ेंगे फडणवीस। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से निराश देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र में हुई हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि मुझे महाराष्ट्र सरकार में जो पद मेरे पास है उससे मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं और उसे आगे बढ़ा सकूं। और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे। और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूँ नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई। ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में लोगों ने महाविकास आघाड़ी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी महायुति को रिजेक्ट किया है। अगर हम आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 43.91% वोट मिले हैं। एनडीए को 43.60% वोट मिले हैं। आधे प्रतिशत से भी कम प्रतिशत हम पीछे रहे। लोगों ने दोनों को समान तौर पर वोट दिए हैं। और हमें 2 सीटें मिली, लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24 लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हैं।
दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी 1.25 या 1.5% वोट ये केवल हमारे कम हुए और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उसका प्रतिशत हो गया 17, आधा % बढ़ा, उसकी सीटें 13 हुई। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए। इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूँ तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हाल के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में है कि उनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी ये जरूर कारण रहा। हमारा जो बैच का पट्टा है उसमें जो बैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार बैच खरीद रही थी, लेकिन नैरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ लोगों को कम किया, उसमें उसका भी लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को पैसा नहीं दे पाए। उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हो। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करें। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज मजबूत है और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग
जो हमको अधिकता लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है। ये जरूर है और जो मैं स्पष्ट रूप से मान्य करता हूँ। हार पर क्या बोली कांग्रेस? वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र के इस्तीफे पर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को जनता ने नकारा है। आंकड़ों से पता चलता है कि चाहे केंद्र हो या राज्य का नेतृत्व हो, वह फेल हो चुका है। नहीं, वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, उसके बारे में हमें बोलने की जरूरत है। भाजपा को जनता ने नकारा है, स्पष्ट हुआ है। सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पक्ष का नंबर से यहाँ पे आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि केंद्र का हो या राज्य का हो, नेतृत्व सबसे फेल हो चुका है। अब कुछ संवरने की कोशिश वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि का जो निर्णय है, हाईकमान अगर इतना अधपतन होने के बाद भी, पक्ष का वताहत होने के बाद भी जिम्मेदारी वो लेते हैं और राजीनामा देने की बात करते हैं, तो उसके हाईकमान इस बारे में सोचेंगे। हमें उस बारे में बोलने की जरूरत नहीं। और ये सरकार जितने दिन रहेगी उतना हमारा फायदा होगा। क्या लगता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर ले ली है? तो देखिए, जिले देश राज्य के अंदर में स्टेट का नेतृत्व तो भारतीय जनता पक्ष का देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं, सबको बताया। जब हार जिम्मेदारी जीत की लेते हो, हार की भी लेना है। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जीत की जिम्मेदारी अगर नेतृत्व करोगे तो मिलेगी, हार की भी जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार में बदलाव संभव। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार से हटने पर अब बदलाव की अटकलें शुरू हो गई हैं। वह राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की कमान चंद्रशेखर वानकुले के पास है। मुंबई में बीजेपी की कमान आशीष शेलार के पास है। अगर ऐसे में फडणवीस सरकार से बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह भी चर्चा हो रही है, सरकार में मंत्री भी बदल सकते हैं। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से एक मजबूत सरकार चली है। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें मोदी जी को पीएम बनाने के लिए दी है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को 2,34,097 मतों से हराकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई। इस लोकसभा सीट के 14 विधानसभा क्षेत्र हुए चुनाव में कुल मत 6,51,478 मत पड़े, जिसमें भाजपा उम्मीदवार को 4,29,167 मत मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा को 1,95,070 मत पड़े।
टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं, वहीं केंद्र में भी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर एनडीए को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने पूरे देश की जनता को धन्यवाद दिया। आतिशबाजी एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाई। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अजय भट्ट को भारी बहुमत से लोगों ने वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है उसके वह हमेशा आभारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,929 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव को हरा दिया है। जीत का प्रमाण पत्र लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि ग्वालियर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल पूर्व विधायक शिवपुरी के पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर एवं शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। संसदीय सीट बदायूं पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बदायूं सीट चर्चा में रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित मौर्य 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। उनका टिकट इस बार काट दिया गया। आदित्य यादव ने यहां चुनाव जीतकर सपा को फिर से ये सीट दिला दी है। इस सीट पर भाजपा को हार मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी 1,65,951 मतों से आगे रही हैं। उन्हें 6,66,623 मत और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह सरस्वार को 5,672 मत मिले हैं। 13,76,207 मतदाताओं के मतदान में अब तक 12,85,725 मतों की गिनती पूरी हो गई है। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी संध्या राय ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया को हराया, जहां एक और जीत के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मंडला में वोटों की गिनती पूरी हुई। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने बाजी मार ही ली। फंगन सिंह कुलस्ते को जहां 7,51,375 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम को 6,47,529 मिले। लोकसभा चुनाव के नतीजों में कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस आगे रही। इस इलेक्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता अजित शर्मा भी मैदान में थे। उन्होंने भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिता की हार के बाद एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने सैड पोस्ट शेयर किया है। लोकसभा चुनावी नतीजों के बीच अनुपम खेर ने एक नोट शेयर किया है, जिसका टाइटल उन्होंने सच्चाई दिया है। अनुपम खेर ने लिखा कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। खेर की इस पोस्ट को लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फैंस इसे पीएम मोदी के सपोर्ट के तौर पर मान रहे हैं। प्रभास स्टार फिल्म कल की 2898 एडी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकारों के साथ पहली बार प्रभास ऑन स्क्रीन धमाल मचाते नजर आएंगे। इस बीच कल की 2898 एडी के ट्रेलर को रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका ट्रेलर कब सामने आएगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 रिजल्ट को लेकर आम लोगों से लेकर सिलेबस तक रिएक्शन देते नजर आए। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस रहे अली गोनी, जिन्होंने चुनावी नतीजों से पहले कुछ ट्वीट किया। उनका ट्वीट धड़ल्ले से वायरल हुआ और लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शन भी दिए, लेकिन कुछ ने उन्हें ट्रोल किया, जिसका अब एक्टर ने करारा जवाब दिया है। रामायण टीवी सीरियल फेम अभिनेता अरुण गोविल ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। मेरठ लोकसभा सीट से जीत हासिल करके रामायण के राम ने जीत के साथ राजनीति में डेब्यू कर लिया है। इस खास
मौके पर उन्हें रामायण शो में सीता का किरदार अदा करने वाली उनकी को स्टार दीपिका चिखलिया ने भी बधाई दी है। घटना मेरठ लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जुरानपुर फाटक के पास स्विमिंग पूल की है, जहां पर पूल में घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर 2 मासूम बच्चों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी, जिसकी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है और हमलावर मौके से फरार हो गए। सिकंदराबाद के बकर कसाबान का मामला है, जहां बहन पर कमेंट का विरोध करने पर भाई का जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसने कार की चाबी से पीड़ित की कनपट्टी पर किया जोरदार वार, जिसके चलते पीड़ित की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार व पड़ोसी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गीता पुष्कर धामी, विधायक किशोर उपाध्याय, फकीर राम टमटा और पूर्व वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भी वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारा दायित्व है, पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग संकल्पित रहें और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने हैं ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। मैं सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो भी हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है, तमाम प्रकार से पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें, जल का संचय करें, जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान देकर वो स्रोत हमारे चलते रहें। नदी, नाले, हमारे गधेरे, गाड़, ये सब किसी न किसी रूप में रहें और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का भी है। हमको आज के दिवस पर वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना चाहिए, साथ साथ जल संचय का भी संरक्षण लेना चाहिए। सरकार की तरफ से हम पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई माह में पेड़ सेवा भी एक दिन करेंगे, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे, सबको सहभागी बनाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पेड़ सेवा करेंगे। उसी प्रकार जल का रिजुनेशन बोर्ड उत्तराखंड की सरकार बना रही है, लेकिन हमें अपने अपने स्तर पर भी अपने घरों से लेकर अपने दैनिक उपयोग में जल का संचय अधिक से अधिक करें, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
और ये हिमालय जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं हिमालय के सामने चुनौती है कि पूरे देश को, पूरे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, तो हम उस दिशा में भी हमारा पहला दायित्व बनता है। क्योंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल कहीं से मिलता है, तो उसमें सबसे पहले हिमालय अपना योगदान देता है, इसलिए हिमालय भी बचना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के सिटी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और प्रदेश के सभी लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। वह इस बीच देहरादून के वार्ड नंबर 59 के निवर्तमान पार्षद पति संजीत बंसल ने कहा कि सिटी पार्क में 5000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण के दिवस पे देखिए, आप जहां आज खड़े हैं, ये हमारी तला नागल गांव होती थी। इसमें उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क, जो नवनिर्मित पार्क बन रहा है और लगभग 180 बीघा है, जिसमें 5000 पेड़ लगाने का जो संकल्प है। देख रहे हैं आप चारों तरफ, अभी 3 माह पहले भी आप यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका शुभारंभ किया था, तो कुछ और कम पेड़ थे, आज पेड़ ही पेड़ लग चुके हैं। तीसरा, मैं आप जानते हैं कि देखिए हमारे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि और जल जो स्रोत हैं वो भी सूखते जा रहे हैं। तो हमें पर्यावरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए वृक्षारोपण करना चाहिए और उसे पालना भी चाहिए। भले एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसे पालें। और ये जो जंगलों में आग लगाते हैं, मैं आपके माध्यम से भी उन सभी को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया, किसी भी तरह आप जंगलों में आग ना